प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें हम यहां पर बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो DSSB है, रीट है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट सीरीज है और लगातार हम आपके लिए एवरीडे कुछ ना कुछ यहाँ पर नया लेकर आते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं। यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए, और ताकि आपको आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे और अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चनों का आंसर का पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करेक्ट दिया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े इजी हो गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको सर्च करने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? यानी कि यहाँ पर किशोरों के लिए सबसे ज्यादा जो नीड होता है वो क्या है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपरोक्त सभी। तो यहां पर यदि हम आंसर की बात करें तो वाद विवाद भी जरूरी है, तर्क भी आवश्यक है, चर्चा भी सबसे जरूरी है, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? मतलब यह एक विशुद्ध विज्ञान बन जाता है या ये बनता है। तो कौन सा विज्ञान है जो इसे इस तरीके से स्थापित करने के लिए मदद करता है? तो आपको बताना है क्या संज्ञानवाद है वो, क्या व्यवहारवाद है, क्या गेस्टोल्टवाद है, क्या निर्मितावाद है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो आप यहाँ पर अपना जवाब बता सकते हैं। दी आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान है, तो वो विशुद्ध विज्ञान व्यवहारवाद है। क्या है? व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, जो इसको विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ क्या के साथ नहीं चाहिए? मतलब जब कुछ किशोर होते हैं और वहां पर कुछ असमायोजित स्टूडेंट्स होते हैं जो आसानी से सरलता से, असमायोजित कौन से होते हैं? जो सरलता से सिंपली अपने आसपास के माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते, अपने आप को क्या नहीं कर पाते, मिला नहीं पाते या एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वो यहाँ पर फ्रेंड्स या दोस्त, उन्हें क्या नहीं चाहिए? आलोचनात्मक उपागम या प्रजातांत्रिक उपागम या संग्रहित उपागम या आदर्श उपागम? आलोचनात्मक उपागम नहीं चाहिए, बिल्कुल बात सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक उपागम। प्रजातांत्रिक उपागम चाहिए, संग्रहित उपागम चाहिए, आदर्श उपागम बिल्कुल चाहिए। तो आपका आंसर होगा ये वाला, क्योंकि हमें आलोचना नहीं करनी किसी भी तरीके से बच्चे के, यदि हमें आगे उसे बढ़ाना सिखाना है। कुछ तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है, यानी कि किसी तरीके से हम लोग बच्चे का जो तनाव है, जो उसके कुंठा है, उसको कम कर सके। कैसे कम कर सके? क्या विश्लेषणात्मक निर्णय के द्वारा, बाधाओं को दूर करके द्वारा, या उदात्तीकरण द्वारा, या लक्ष्यों के प्रतिस्थापन द्वारा? आप अपना जवाब देंगे और यहाँ पर क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में टाइप करते हुए, चेक करते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियोस में कुछ नया मिल रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा उदात्तीकरण। तो विश्लेषण निर्णय भी यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष है, बाधा को दूर करना ये भी, लेकिन उदात्तीकरण ये अप्रत्यक्ष तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। यदि जो किशोरावस्था होते हैं, जो किशोर अवस्था होती है जिसमें हम लोग यहाँ पर किशोरावस्था क्या मानते हैं, 10 कह लीजिए या 12 कह लीजिए, और 18 वर्ष के मध्य, 12 से यहाँ पर 10 से 18 वर्ष के मध्य का जो टाइम पीरियड होता है वो किशोरावस्था का टाइम पीरियड, एडल्ट, ठीक है, यहाँ पर एडोलसेंस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना या नकारात्मक व्यवहार। तो यदि हम बात करें, भाई हम यहाँ पर बच्चों की गलती नहीं निकालनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को व्यवहार, अभिप्रेरणात्मक व्यवहार देना चाहिए, उन्हें मोटिव करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, वो बताना आपको सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या संरचना। तो यहां पर आपको उसका जवाब बताना है कौन सा है। यहां पर शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। यदि बात करें सामाजिक प्रणाली भी होते हैं, सहायक प्रणाली भी होते हैं, संरचना भी होते हैं, तो संप्रेषण प्रणाली नहीं होता। तो आपका आंसर हुआ शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व संप्रेषण प्रणाली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, और इसे रीड करते हुए आप अपना जवाब देने का प्रयास कीजिए और फाइंड आउट करिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा नहीं है, मतलब यहाँ पर वो ऑप्शन बताना है जिसमें हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा नहीं है। तो आपको यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में जानना होगा। हार्डवेयर क्या होता है? जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, कीबोर्ड या माउस, तो ये क्या ये हमारे हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम लोग यहाँ पर मूवीज़ देखते हैं, मीडिया प्लेयर होते हैं, या फिर हमारा MS वर्ड होता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर में आता है। तो यहाँ पर हमें हार्डवेयर का हिस्सा है वो हमें बताना है ऑप्शन में। मैजिक लैलटेन, अधिगम पैकेज, VCR, ओवरहेड प्रोजेक्टर। यदि हम बात करें मैजिक लैलटेन, क्योंकि मैजिक लैलटेन एक हार्डवेयर के तरीके से बनी होती है, इसमें हम लोग फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स, छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं। अधिगम पैकेज नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अधिगम पैकेज लर्निंग पैकेज होते हैं और उसमें प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं, तो ये नहीं होगा। VCR होता है, ओवरहेड भी होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A, T, D, ठीक है। सेकंड इसका सही हो जाएगा। तो इसमें से ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन यानी कि किसी को यहाँ पर हम लोग निर्देशन कब दिया जाना चाहिए? समस्या होने पर, विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय या आजीवन। यदि निर्देशन की बात करें, हम लोग किसी को भी गाइड करते हैं, अच्छा है, बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस स्कूल में जाना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो ये क्या हमारा जीवन भर की प्रक्रिया है। तो ये हमारे समस्या होने पर भी दिया जाता है, विद्यालय जीवन पर भी दिया जाता है, विषय चयन के समय भी दिया जाता है। तो इस तरीके से आजीवन चलता रहता है निर्देशन, छोटों को बड़ों के द्वारा, बड़ों का छोटों के द्वारा। तो कभी कभी यहाँ पर उल्टा भी हो जाता है, तो ये चलता रहता प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला नहीं, तो आपको बताना है बुद्धि, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व, ऑप्शन 3 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 4 अनुभव। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक या खेल, ठीक है, फूल वगैरह नहीं बिखेरते, बस हम लोग यहाँ पर फोकस रखते हैं अपने लक्ष्य पर, गोल पर, और इसी तरीके से थोड़ा सेंट्राइज रहते हैं। तो हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते। बाकी जो लोग आपके साथ टाइम पास करते रहते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि हम लोगों का जो टाइम होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बड़ा यहाँ पर क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इसी समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करने का समय है। तो यदि उसी समय हम लोग हंसी मजाक में टाइम को गवा देंगे, भाई पढ़ना है हमें आधा घंटा 1 घंटा ही तो पढ़ना है, यदि इसमें सीरियस होकर पढ़ ले तो हम लोगों का बुरा क्या, तो इससे माइंड में भी ज़्यादा चीज़ें चली जाएगी। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको मेरी बात समझ आई, अंडरस्टैंड हुई और कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो आप यहाँ पर लाइक और शेयर करें, अपने यहाँ पर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, ताकि उनको भी ये कंटेंट आपको मिल सके। प्रभावित करने वाला अंतर्दृष्टि का इंसाइट प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रभावित करने वाला नहीं है, तो वो आपको बताना है उसे क्या है। यहाँ पर व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होता है वो इसको प्रभावित नहीं करता है, बुद्धि प्रभावित करती है, प्रत्यक्षीकरण भी करते हैं, अनुभव भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? शिक्षण तकनीकी का 3 कहा जाता है इसे। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 शिक्षण मशीन, ऑप्शन 2 शिक्षण व्यूह रचना, ऑप्शन 3 प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप जवाब देंगे कौन सा होगा इसमें शिक्षण तकनीकी का आपका हिस्सा। तो यदि बात करें प्रणाली विश्लेषण इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणाली विश्लेषण आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन 2 संकेत अधिगम, ऑप्शन 3 श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो यहाँ पर अपना जवाब देंगे क्या होगा इसमें, जल्दी से जल्दी बताइए इसमें क्या होगा। तो यदि बात करें रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का प्रकार
अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ये तीनों ही उनके हैं, लेकिन इनसाइट थ्योरी यानी कि इनसाइट लर्निंग इनका नहीं है, अधिगम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है और स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या कौन होता है? यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें हम यहाँ पर, चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग कहाँ पर सीखते हैं, किस पर हमारा वर्क होता है, तो वो जो भी होते हैं हम लोग कहाँ किसके लिए सीखते हैं? बालक के लिए, शिक्षक के लिए, या शिक्षण विधि के लिए, या पाठ्यक्रम के लिए? आप अपना जवाब दीजिए। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा आंसर दे सकते हैं आप इसका। तो क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है बालक। कौन होते हैं? बालक, यहाँ पर चाइल्ड, आपका चिल्ड्रन, ठीक है, केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने का प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिरुचि, अभिधारण, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरणा। तो क्या कहलाती है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जल्दी से जल्दी आवाज देंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो कहलाती है अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? मतलब जब यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात पाई जाती है तो वो कौन सी स्थिति होती है? सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पर सबसे अधिक ज्यादा देखने को मिलता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट कब देखने को मिलता है? तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं मुझे यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट आप कब पाना पसंद करते थे या पसंद करते हैं बच्चे? क्या शैशवावस्था में, क्या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या वयस्क अवस्था में? देखिए, जो सेल्फ रेस्पेक्ट की अवस्था होती है शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं, वयस्क अवस्था में तो जानते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो होती है भावना पाई जाती है वो किशोरावस्था में, चाइल्डहुड, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निर्मितावाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। जो लर्नर होता है वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है स्वयं। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय उत्तरदायी होते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, तो ये आपको बताना है कथन गलत है। तो कथन गलत का आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है कौन सा यहाँ पर नहीं बैठता। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं करता, बिल्कुल बात सही है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, बिल्कुल बात सही है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ज्ञान के हस्तांतरण में उत्तरदायी शिक्षक का होता है, ये बात गलत है। बल्कि बालक का स्वयं का होते हैं, वो जैसे प्रक्रिया में भाग लेगा, जैसे वो एक्टिविटी करेगा तो उसी तरीके से उसे ज्ञान प्राप्त होगा। छात्रों को निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति मतलब उनका रिजल्ट किस बात पर निर्भर करते हैं? जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वय प्रत्यय, या ऑप्शन 2 स्वय प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, या लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, या अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि। तो यहाँ पर बेस्ट आपको बताना है, बेस्ट कौन सा होगा जो यहाँ पर निष्पत्ति यानी कि छात्र के रिजल्ट को या छात्र के जो क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसका जो प्रभाव होगा, जो कार्य होगा वो कितना अच्छा होगा। तो उसको हम यदि बात करें, इसमें जाति वर्ड है तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी। यदि बात करें इसमें लिंग की बात करते हैं, लिंग ये गलत हो जाएगा। इसमें शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि बात करें स्वयं प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, ये करेक्ट होगा आपका। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है किस पर? बुद्धि पर, अभिरुचि पर, इंटरेस्ट पर और मोटिवेशन पर। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब यदि किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य है, उसका माइंड है, उसके संपर्क की जानकारी होना, तो एक शिक्षक को क्या बनाती है? अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में सहायक होती, या उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना चयन में, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, या विषय वस्तु के संपर्क स्पष्टीकरण में। यदि हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। अन्य विद्यार्थियों की अंतःक्रिया में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की बात करें, किसकी बात करें? शिक्षक की बात करें। उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना में मानसिक स्वास्थ्य किसका? बालक की बात करें तो यहाँ पर बालक से संबंधित होगा।
तो विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, बिल्कुल बात सही है। यानी कि उसके जो अवांछित व्यवहार है, हमें चाहते हैं कि उसे अच्छे से पढ़ाए और अच्छे से लिखाए और अच्छे से उसे जानकारी दे, उसको लर्निंग प्रॉपर हो, तो यहाँ पर उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसलिए क्या होता है, एक शिक्षक को योग्य बनाती है जानकारी। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की महत्वपूर्ण विशेषता है, विद्यार्थी अंत पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं, कठिन ग्रेडिंग से मुक्त, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं है, उपयुक्त सभी। यदि बात करें, देखिए ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें उपयुक्त सभी पर ऑप्शन लगा देते, बल्कि ये गलत है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी बचे 3। तो कठिन ग्रेडिंग से मुक्ति, बिल्कुल बात गलत है। समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं है, समूह आकार महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल बात गलत है। तो आपका रह गया 1, तो यह फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। मतलब यहाँ पर शिक्षक के होती है, यहाँ पर समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं शिक्षक की, या शिक्षार्थी की, या विद्यार्थी की। यदि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की, किसकी होती है, एक शिक्षक के जो होते हैं अपने आप कहाँ किस तरीके से पढ़ाएगा, कैसे रहेगा, किस तरीके से एक्टिविटी होगी, कैसे माहौल होगा, तो वो उसका खुद का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। जब परिवार होते हैं तो ये परिवार के द्वारा शिक्षा जो दी जाती है, क्या वो औपचारिक शिक्षा होती है, क्या अनौपचारिक शिक्षा होती है, या जानबूझकर दी गई शिक्षा होती है, या नियमित रूप से शिक्षा दी जाती है। पहले बात कर लीजिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा को हम लोग कह लीजिए फॉर्मल शिक्षा, जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे फॉर्मल शिक्षा होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो कि हम लोग अपने आसपास पड़ोस, अपने भाई बहन, अपने परिवार के सदस्यों से जो सीखते हैं, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। जानबूझकर शिक्षा दी जाती है, जो लर्निंग होती है, हम लोग किसी को जबरदस्ती सिखाते हैं। नियमित रूप से शिक्षा जो हम लोग एवरीडे करते हैं, जैसे कि हम लोग डांस करना, डांस की एक्टिविटी करना, या फिर हमारा यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग सीखना, या फिर और दूसरी एक्टिविटी है लेखन शैली सीखना, तो ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग सीखना है। तो ये हमारे नियमित रूप से सीखी जाने वाली शिक्षा है। अब हमने बात किया था इसमें परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, परिवार के द्वारा शिक्षा कौन सी दी जाती है, तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा सेकंड इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों की शारीरिक बुद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। क्या होती है, शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो यहाँ पर जो शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि बॉडी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ यहाँ पर सर्वाधिक कब होता है, जो तीव्र ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का, कब होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। यदि बात करें हम यहाँ पर पूर्व बचपन काल में या पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, मतलब यहाँ पर बचपन काल के सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। एक समय देखते हैं तो बच्चा छोटा सा बड़ा दिखने लगता है, बहुत तीव्र से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। TAT यानी कि यहाँ पर TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर किसके, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। याद रखिए टैट के बारे में कई बार पूछा गया है, ये TT टैट नहीं है, ये टैट है, ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये क्या है, किस प्रकार का उपकरण है, क्या अवलोकनीय है, क्या स्वयं सूचना वाला है, या स्थिति प्रेषी है, या स्वयं मूल्य निर्धारण वाला है। तो यदि बात करें, ये स्थिति पेशी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिति पेशी। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, मतलब आप ही हो, क्या होते हैं, आपके द्वारा कठिन परिश्रम किया जा रहा है कि आप अपने टेट में, DSSB में अच्छे मार्क्स लाओ और सिलेक्शन पाओ। उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। अब आपके पिता या आपकी मम्मी इस तरीके DSSB में आप यदि सिलेक्शन पा लेते हैं, तो मम्मी कहती है कि हम आपको कार लेके देंगे, या मोटरसाइकिल लेके देंगे, या आपकी स्कूटी ला देंगे, या आपको एक अंगूठी बनवा देंगे। आप CTET पास कर लीजिए, DSSB पास कर लीजिए, तो मम्मी अक्सर कर दी ना। तो ये किस प्रकार के अभिप्रेरणा है, तो क्या ये अभिप्रेरणा आंतरिक है, क्या ये बाह्य है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या गणितीय है, मैथमेटिकल है, या आंतरिक व बाह्य प्रेरणा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। मतलब मेहनत आप करें और उस मेहनत पर रिजल्ट आपको पापा के द्वारा दिया जाए, ठीक है, उस रिजल्ट में आपको अंगूठी दी जाए,
स्कूटी दी जाए या आपकी मनचाही ड्रेस दिलाई जाए, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है, इसे आउटर अभिप्रेरणा के रूप में, ठीक है, रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर गुड लर्निंग किस पर डिपेंड करती है, शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपरोक्त सभी पर। तो आप बताएंगे यहाँ पर अच्छा शिक्षण, अच्छा अधिगम निर्भर कब करेगा, तो यहाँ पर शिक्षक पर बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पर हमें बेस्ट वन की फाइंड आउट करना होता है, बेस्ट वन कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये भी बात ठीक है, वैसे छात्रों की सक्रिय रुचि पर यह भी बात ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों पर यह भी बात ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इस तरीके से चारों ही बात ठीक है, तो आपका उपरोक्त सभी करेक्ट होगा, यहाँ पर बेस्ट वन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन, आपका आज तक का, अब तक की सीरीज में यहाँ पर सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, WW का शॉर्ट फॉर्म क्या, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होते हैं, वर्क विद वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। यदि बात करें यहाँ पर तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में इसे जाना जाता है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रश्न में मुख्य रुकावट है, व्यक्ति का क्या अब रुकावट, यानी कि रुकावट होती है संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के, व्यक्तित्व, अपेक्षा या सामाजिक दर्जा या कूटबूट करने की योग्यता। तो यहाँ पर बात करें किसकी, संचार प्रक्रिया में हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा किसकी प्रॉब्लम होती है आंकड़ों का प्रेषण करने में, तो यहाँ पर यदि बात करें संज्ञानात्मक बुद्धि की बात करते हैं, यहाँ तो कम्युनिकेशन में जो उन्हें कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आपने कोई लेटर लिखा, कोई बात लिखी मैसेज में, ताकि आपके सामने वाले उसे समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो इस तरह की गतिविधि को क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। तो ये मेन चीज, और उसको अंडरस्टैंड करना डिकोडिंग कहलाता है। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए, यानी कि आपके क्लास में, आपके कक्षा में अनुशासन रहे, तो अध्यापक को क्या करना है, छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दें, उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। देखिए यहाँ पर छात्रों को जो चाहे करने दे, तो गलत बात है, तो खतरनाक हो सकते हैं, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार भी गलत हो सकते हैं, ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, छात्रों को कुछ समस्या हल करने, कुछ से तो काम नहीं चलेगा, वो बच्चे कुछ के लिए तो आए नहीं कि स्कूल में आपके, तो उनसे नरमी के साथ भी व्यवहार करें और दृढ़ता के साथ भी करें। जहां पर आपको यहाँ पर उनके साथ नम्रता का भाव रखना है, तो वहां पर उन्हें उस तरह का रखिए, और जहां पर आपको लगता है कि उनके साथ कैसा दृढ़ता का व्यवहार करना है, तो दृढ़ता का व्यवहार करना है। तो इस तरीके से दोनों ही व्यवहार आपको रखना है, यहाँ पे नर्म भी बने रहना है और कठोर भी बने रहना है, लेकिन समय समय के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि हमेशा कठोर मुंह बना कर बैठ गए या फिर हंसते रहे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करते रहना है, बल्कि आपको समय के अकॉर्डिंग बदलते रहना है अपने हाव को। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉयड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रॉयड है, फ्रॉयड ने अपने यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉयड काफी अच्छे तरीके से माने जाते हैं ठीक है, सामाजिक विकास के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर मनोमस्तिष्क जो यहाँ पर स्पेशल है। तो यहाँ पर इनका कौन सा किस तरीके से इन्होंने दिया, अति अहम, इदम अहम, या इदम अहम अति अहम, या अहम अति अहम इदम, या इदम अति अहम अहम। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले इन्होंने किसकी बात करी, इदम की बात करी, किसकी बात करी, इदम की बात करी, और फिर इसके बाद इन्होंने अहम की बात करी, अहम, और फिर इन्होंने बात करी अति अहम, किसकी बात करी, अति अहम की। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो अति अहम, तो ये तो गलत हो जाएगा, इदम अहम अति अहम, तो सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, अहम अति ये गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 आपका सीरीज का, यहाँ पर सीरीज 6 है, मॉक टेस्ट 6 चल रहा है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम किसके द्वारा दी गई थी, किन्होंने इसे प्रतिपादित किया गया था, तो इसमें यहाँ पर आप जवाब देंगे, बताएंगे कि श्रृंखला अधिगम किसके द्वारा दी गई, क्या ये ब्रूनर के द्वारा दी गई, क्या गैने के द्वारा दी गई है, क्या टोलमैन के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर आप अपना जवाब बता सकते हैं किसके द्वारा दी गई है, तो
तो यदि बात करें यहाँ पर श्रृंखला दिगम गैने के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? गैने के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, और मुझे यहाँ पर अपने बताएंगे आपने कितना स्कोर किया और कितने आपके अच्छे हुए, कितने करेक्ट हुए और कितने आपके यहाँ पर, ठीक है, और करेक्ट हो सकते थे और क्यों हुए, ऐसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आप अपने आने वाले वीडियोस का भी बारे में अभी नहीं पता चल सके। दूसरा, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण मतलब सेल्फ कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संप्रेषण है, अफवाह संप्रेषण है, यह अंतर व्यक्ति संप्रेषण है, यह अंत व्यक्ति संप्रेषण है। तो ये किस प्रकार का संप्रेषण है, इसे आप बताएंगे। जब बात करते हैं अंतर व्यक्ति, तो ये दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क करना होते हैं। अंत्य व्यक्ति मतलब अंत्य व्यक्ति आप अपने आप से बात करते हैं। जब अपने आप से बात करते हैं तो ये आपका अंत्य व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। आत्म संप्रेषण को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ संप्रेषण, सेल्फ कम्युनिकेशन को हम लोग अपने आप से कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सीरीज 6 आपका जो मॉडल टेस्ट या मॉक टेस्ट कह लीजिए, तो 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आने वाले वीडियोस के लिए अभी यहाँ पर परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए, ताकि यहाँ पर आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।